Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I Prabhav Sharma welcomes you all to Infinity Academy. तो हम शुरू करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 2 जो कि होगा फ्लूइड स्टैटिक्स। इसके पहले यूनिट नंबर 1 हमने कवर कर ली है जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में बात की थी। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की मैं बात करूं तो एक काफी इंपॉर्टेंट यूनिट थी जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फ्रेम हो सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो यूनिट नहीं देखी है तो मेक श्योर पहले आप उसे कवर कर लें, उसके बाद ही आप अपनी यूनिट नंबर 2 शुरू करें। तो अगर मैं यूनिट नंबर 2 के बारे में बात करूं तो ये होने वाली है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आपको आगे की चीजें समझना है तो ये समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेशर्स के बारे में कि कैसे प्रेशर को मेजर किया जा सकता है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होती है, पास्कल लॉ क्या होती है, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होती है, अलग अलग टाइप्स के प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो एक बेसिक यूनिट है जो कि हमारे फ्लूइड डायनामिक्स और काइनेटिक्स को और अच्छे से हमको समझने में मदद करेगी। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और बिल्कुल बेसिक लेवल से हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से इसको कवर करेंगे कि अगर यहां से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फ्रेम होता है तो आप उसे सॉल्व कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की और शुरू करते हैं हमारी यूनिट नंबर 2 फ्लूइड स्टैटिक्स। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं हम कि फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, जब मैंने आपसे फ्लूइड मैकेनिक्स की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला आता है आपका फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड काइनेटिक्स और फ्लूइड स्टैटिक्स। तो डायनामिक्स और काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं फ्लूइड की इन मोशन कंडीशन, यानी फ्लूइड क्या होता है, मोशन में होता है। लेकिन जो फ्लूइड स्टैटिक्स होता है उसमें जो आपका फ्लूइड होता है वो मोशन में नहीं होता है, वो रेस्ट कंडीशन में होता है। तो स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट कंडीशन इज नोन एज फ्लूइड स्टैटिक। जब आप फ्लूइड की स्टडी करें उस रेस्ट कंडीशन में तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है। एक और डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी हुई है, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रिजिड बॉडी मोशन। तो अगर हम रिजिड बॉडी मोशन में भी स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड की तो भी हम उसको फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं। तो एक एक करके दोनों डेफिनेशंस को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है और रिजिड बॉडी मोशन क्या होता है। तो जैसे मैंने कि एक एग्जांपल के लिए यहां पर हमने क्या किया है, एक एग्जांपल के लिए हमने एक वाटर लिया है, वाटर एलिमेंट लिया है और उसके अंदर मतलब एक कंटेनर लिया हमने। ठीक है, कंटेनर के अंदर हमने पानी को भरा हुआ है। जैसे आपकी बाल्टी होती है, बाल्टी के अंदर हम पानी को भर देते हैं। अभी जो बाल्टी है वो रखी हुई है कहीं पे। ठीक है, हमने बाल्टी के अंदर पानी रखा हुआ है और बाल्टी को वहीं पे रख दिया है। अब इसके अंदर अगर मैं जो फ्लूइड है उसको अगर मैं एनालाइज करूंगा तो मैं ये देख पा रहा हूं, ना तो मेरे फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ना ही एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ना ही जेड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। किसी भी डायरेक्शन में मेरे फ्लूइड के पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में क्या है, जीरो है। इसी तरीके से मेरा कंटेनर भी रखा हुआ है, कंटेनर भी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पर मूव नहीं कर रहा है। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ द कंटेनर भी जीरो है। तो वेलोसिटी ऑफ द कंटेनर और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल दोनों जीरो है। तो यहां से क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो मेरा फ्लूइड के पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, ना तो वो एक्स डायरेक्शन का फंक्शन है, ना ही वो वाई डायरेक्शन का फंक्शन है, ना ही वो जेड डायरेक्शन का फंक्शन है। अगर वो एक्स वाई या जेड डायरेक्शन का फंक्शन होता तो उनके डायरेक्शन में चेंज हो रहा होता। अगर वो एक्स डायरेक्शन का फंक्शन होता या वाई डायरेक्शन का फंक्शन होता या जेड डायरेक्शन का फंक्शन होता तो फ्लूइड का पार्टिकल उस डायरेक्शन के साथ जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होती। तो यहां पे मैं ये एनालाइज करके मेरे को समझ में आ रहा है कि ना तो मेरा फ्लूइड का पार्टिकल एक्स डायरेक्शन का फंक्शन है, ना ही वाई का फंक्शन है, ना ही जेड का फंक्शन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नॉट अ फंक्शन आएगा। ठीक है, तो ना ही मेरा फ्लूइड का पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन का फंक्शन नहीं है। तो यहां से मैं अगर सम अप करूं तो फ्लूइड इज नॉट द पार्टिकल, नॉट दैट फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई जेड डायरेक्शन। ठीक है, यहां से इतना तो मुझे क्लियर है, ये मुझे क्लियर है। अब इसी कंडीशन को और एक साथ एक चीज और है कि मेरा फ्लूइड का जो पार्टिकल है वो ना तो टाइम के साथ भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैंने 9 बजे फ्लूइड को पार्टिकल को देखा तो वो भी यहाँ पे, तब भी वो यहीं पे था, और जब मैं 10 बजे आके देख रहा हूं तब भी वो यहीं पे है, और अगले दिन मैं 10 बजे आके देख रहा हूं तब भी वो पार्टिकल यहीं पे बना हुआ है, चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपने बाल्टी में पानी भर के रख दिया है तो क्या आपका पानी चल के एक दूसरी जगह पहुंच जाता है अगर आप अगले दिन सुबह जाके देखते हैं बाल्टी को? तो ऐसा नहीं होता। तो पानी का जो पार्टिकल है फ्लूइड के वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज नहीं होने चाहिए। तो अगर यहां से फ्लूइड स्टैटिक्स को मैं डिफाइन करना चाहूं तो वो तो मेरा समझ में आता है मुझे कि मैं स्टडी कर रहा हूं रेस्ट कंडीशन में। अब ये रेस्ट कंडीशन क्या है?
रेस्ट कंडीशन का मतलब है कि जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं या जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ना तो वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ना ही वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ना ही जेड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स वो ना तो फंक्शन है एक्स वाई जेड डायरेक्शन के, और साथ ही साथ उनका जो टाइम के साथ भी कोई भी चेंजेस उनमें नहीं आ रहे हैं। तो वो टाइम के साथ भी चेंज नहीं हो रहे हैं, यानी कि टाइम का भी वो फंक्शन नहीं है। जब ये सारी कंडीशंस कोई फ्लूइड के पार्टिकल या फ्लूइड कोई फ्लूइड सेटिस्फाई करता है, तभी हम फ्लूइड को बोलते हैं कि वो स्टैटिक कंडीशन में है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज फ्लूइड स्टैटिक्स। क्लियर है? तो यहां से मैं सम अप कर दिया कि फ्लूइड क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है, और फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है। मैंने एक और आपको डेफिनेशन दी, वो डेफिनेशन मैंने आपको दी, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रिजिड बॉडी मोशन। अगर हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड की रिजिड बॉडी मोशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो रिजिड बॉडी मोशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपका ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है। जब मैं इसको मूव करूंगा, तो देखिए इसके अंदर आपको 9 पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। जब मैं इसको मूव करा रहा हूं, तो सारे के सारे एलिमेंट एक ही साथ मूव कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि सिर्फ ये वाला एलिमेंट मूव कर रहा हो, ये रह जा रहा हो, ये मूव कर रहा हो, ऐसा नहीं हो रहा। सब साथ में मूव कर रहे हैं, तो इसी मोशन को हम रिजिड बॉडी मोशन बोलते हैं। जब सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही वेलोसिटी से मूव करते हैं, अगर मैं तेज कर रहा हूं तो भी सारे एलिमेंट एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, अगर मैं धीरे मूव करा रहा हूं तभी भी सारे एलिमेंट धीमे ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। यानी हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सेम है, हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सेम है। जब मैं इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी होता है आपका डिफरेंस इन वेलोसिटी, है ना। तो यहां पे मुझे डिफरेंस इन वेलोसिटी क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। यानी ऊपर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी भी अगर v है, तो नीचे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी भी v है। तो अगर मैं डिफरेंस इन वेलोसिटी को कैलकुलेट करूंगा, तो इट विल बी कमिंग एज जीरो। तो जब मेरे किसी भी फ्लूइड एलिमेंट की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो, तभी भी मैं उसको क्या बोलूंगा? फ्लूइड स्टैटिक बोलूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे को अगर घुमाना होता है तो क्या बोल दिया जाता है कि फ्लूइड का कंटेनर है वो मूव कर रहा है, पर फ्लूइड के पार्टिकल्स जो है वो सारे के सारे एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अगर फ्लूइड के सारे पार्टिकल एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स हम फ्लूइड स्टैटिक की बात कर रहे हैं। उनके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, दैट मीन्स कोई भी विस्कोसिटी नहीं आएगी, कोई भी शेयर फोर्स नहीं आएगा। विस्कोसिटी क्या होता है? जब एक लेयर और दूसरी लेयर की वेलोसिटी अलग होती है, तभी वो रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं, और उसी को हम विस्कोसिटी बोल रहे थे। तो ना तो कोई विस्कोसिटी है, अगर विस्कोसिटी नहीं है तो दैट मीन्स वो फ्लो नहीं है। वो क्या है? आपका फ्लूइड स्टैटिक्स ही है। जिस कंटेनर में हमने फ्लूइड को रखा था वो मूव कर रहा है, ना कि आपके फ्लूइड के पार्टिकल मूव कर रहे हैं। इसीलिए इस कंडीशन को भी हम फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमको क्लियर है कि फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है। जब हमारा फ्लूइड को एनालाइज कर रहे हैं रेस्ट कंडीशन में, या फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं उन सबकी वेलोसिटी सेम है या रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिजिड बॉडी मोशन, और इसको हम रिजिड बॉडी मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाला जो मोशन होता है ये सॉलिड बॉडीज में होता है। सॉलिड बॉडीज में जब हम किसी सॉलिड बॉडी को मूव कराते हैं, तो सारे पार्टिकल जो कि चिपके होते हैं वो एक ही वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो ये मेरे को यहां से ये समझ में आता है कि फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है। ठीक, अगर और मैं थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करूं तो मेरे को समझ में आ गया था कि जो फ्लूइड है वो रेस्ट कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि फ्लूइड जो है वो ना तो मेरा फंक्शन एक्स का है, ना ही फंक्शन वाई का है, ना ही फंक्शन जेड का है। तो अगर मैं यहां से वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना चाहूं, मैंने आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट बताया था, वेलोसिटी प्रोफाइल हम बनाते हैं ना कि अलग अलग पॉइंट में मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो वो अगर मैं निकालना चाहूं, तो जब मैं एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में फ्लूइड की वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं, तो वो क्या आ रही है? जीरो आ रही है। क्योंकि अगर मैं देख रहा हूं चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन, तो मुझे कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है। चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन, तो भी मुझे कोई चेंज नहीं दिख रहा है। और चेंज ऑफ वेलोसिटी विद जेड डायरेक्शन, तो भी मुझे कोई चेंज नहीं दिख रहा है। यानी किसी भी डायरेक्शन के अलोंग मुझे वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है। इसीलिए तो मैं क्या बोल रहा हूं? इसको फ्लूइड स्टैटिक्स बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं रिजिड बॉडी मोशन में भी बात करूं, सारे फ्लूइड के पार्टिकल्स एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो कोई चेंज थोड़ी ना आ रहा है पार्टिकल्स की वेलोसिटी में, क्योंकि सब तो एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो उसको भी मैं क्या बोल दूंगा? स्टैटिक्स बोल दूंगा। तो अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे पता है कि अगर मुझे शेयर स्ट्रेस निकालना है, तो मैंने पहले के यूनिट में भी पढ़ रखा है कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है? टाउ इक्वल्स टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। अगर मैं यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यूज को पुट करता हूं, तो मुझे शेयर स्ट्रेस एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन में मिल जाता है। एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में अगर मुझे शेयर स्ट्रेस चाहिए, तो मैं ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यूज को पुट करता जाता हूं। जब मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट किया,
तो जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 0। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मेरा यहां से ड्रॉ हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मेरा यहां से ड्रॉ हो गया कि जो टाउ एक्स है, अगर फ्लूइड स्टैटिक्स की हम बात करते हैं तो शेयर स्ट्रेस हमेशा 0 होगा। और यही तो मैं शुरू से पढ़ता आ रहा हूं कि अगर कोई फ्लूइड को फ्लो करना है तो उसमें मुझे शेयर स्ट्रेस लगाना पड़ता है। ये अगर मेरा फ्लूइड का पार्टिकल है और इसको अगर मुझे फ्लो कराना है तो आई नीड टू अप्लाई द शेयर स्ट्रेस। अगर मैं इसमें शेयर स्ट्रेस नहीं लगाऊंगा तो पार्टिकल फ्लो नहीं करेगा, मेरा फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा। और यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स फ्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमारा फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, यानी कि रेस्ट कंडीशन में है। तो यही तो सारी बातें हम शुरू से कर रहे हैं। तो ये तो कंक्लूजन आना ही था ना कि शेयर स्ट्रेस अगर होता तो मेरा पार्टिकल मूव करने लगता, और पार्टिकल मूव करने लगते यानी फिर फ्लो होने लगता, पर यहाँ तो फ्लो हो ही नहीं रहा है क्योंकि फ्लूइड मेरा रेस्ट कंडीशन में है। तो शेयर स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होता है तो उसके ऊपर कौन कौन से स्ट्रेस लग रहे होते हैं। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग सकता है, शेयर स्ट्रेस नहीं लगेगा। और नॉर्मल स्ट्रेस भी इसलिए लगेगा क्योंकि उनका कुछ खुद का कुछ वेट होगा फ्लूइड पार्टिकल्स का, तो वो एक दूसरे पे अपने वेट के कारण कुछ फोर्स लगाएंगे। जैसे अगर मैं फ्लूइड की बात करूं, ये मेरा कोई कंटेनर, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो फ्लूइड के जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर ये ऊपर वाले पार्टिकल्स कुछ वेट लगा रहे होंगे और ये नॉर्मल लगा रहे होंगे, इसीलिए हम इसको नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, लेकिन शेयर स्ट्रेस नहीं लगेगा। तो शेयर स्ट्रेस इन ईच प्लेन इज 0। कोई भी प्लेन आप उठाएंगे वहां पे शेयर स्ट्रेस आपको नहीं मिलेगा, और जो आपका स्ट्रेस आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है, दो नॉर्मल स्ट्रेस मिलेंगे। मान लीजिए फ्लूइड के पार्टिकल्स है, ठीक है, इसके ऊपर अभी एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में हम अभी डीप में डिस्कस करेंगे, पर अभी आपको इतना तो पता है कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर को एक्सर्ट करता है। तो एटमॉस्फेयर इसके ऊपर कुछ प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा होगा और इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर कुछ प्रेशर को एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो टोटल प्रेशर कितना आ रहा होगा फ्लूइड के पार्टिकल्स में, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा ये जो फ्लूइड के पार्टिकल्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो ये दो प्रेशर आपके फ्लूइड के ऊपर आ रहे होंगे। आपके दो प्रेशर आपके फ्लूइड के ऊपर आ रहे होंगे। आपका फ्लूइड का एक कंटेनर है, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, जिसको हमने बोल दिया प्रेशर ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, प्रेशर ऑफ फ्लूइड। और ऊपर से जो एटमॉस्फेयर फ्लूइड के ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा होगा उसको हमने बोल दिया पीएटीएम, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं टोटल प्रेशर किसी फ्लूइड पे निकालना चाहूंगा तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा होगा वो, और साथ ही साथ जो फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा वो। तो पीएटीएम करूंगा प्लस पी फ्लूइड करूंगा, तब मुझे जाके टोटल प्रेशर मिलेगा फ्लूइड पे। ठीक है, अभी हम सीखना चाहेंगे कि अगर इधर पे मैं प्रेशर निकालूं तो कितना आएगा, इधर पे निकालूं तो कितना आएगा, इधर पे निकालूं तो कितना आएगा, इधर पे निकालूं तो कितना आएगा। तो वो सब अभी अपन सीखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ यहाँ को किसको डिनोट करना है, हमको प्रेशर ऑफ फ्लूइड के साथ। ठीक है, अब कई बार हमको क्वेश्चन में उलझाने के लिए क्या बोल देता है कि आपको नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, और कई बार आपको बोल देता है प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो जब हम स्टैटिक कंडीशन की बात करते हैं तो जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वही आपके प्रेशर के बराबर होता है। तो प्रेशर बोलूं चाहे नॉर्मल स्ट्रेस बोलूं, आपको क्या निकालना है, प्रेशर ही निकालना है। चाहे मैं नॉर्मल स्ट्रेस बोलूं चाहे आपका मैं प्रेशर बोलूं, आपको क्या निकालना है, आपको नॉर्मल स्ट्रेस या प्रेशर बोलूं दोनों एक ही होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर यहां से मुझे समअप करूं जो जो चीजें मैंने अभी पढ़ी हैं, तो मैंने समझने की कोशिश की कि फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है। तो मुझे दो चीजें समझ में आ रही कि मेरा जो फ्लूइड के अंदर, मेरा मतलब जो फ्लूइड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। ठीक है, हर डायरेक्शन में, चाहे एक्स की बात करूं चाहे वाई की बात करूं चाहे जेड की बात करूं। और अगर उनकी वेलोसिटी हर डायरेक्शन में 0 होगी, दैट मींस उसका जो शेयर स्ट्रेस होगा वो भी 0 होगा क्योंकि फ्लूइड का फ्लो नहीं हो रहा है। और सेकेंडली, एक तरीके से मैंने और डिफाइन किया कि फ्लूइड के पार्टिकल्स की अगर रिलेटिव वेलोसिटी भी 0 है तो भी मैं उसको स्टैटिक ही बोलूंगा। रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि डिफरेंस इन वेलोसिटी अगर 0 है तो भी वो फ्लूइड स्टैटिक ही होगा। तो फ्लूइड के ऊपर सिर्फ कौन सा प्रेशर लगेगा, नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा या सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रेशर लगेगा, जो कि हमेशा कैसा लगता है, आपके प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल प्रेशर कैसा लगता है, प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है। शेयर स्ट्रेस प्लेन के पैरेलल लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर वाला प्रेशर लग रहा होगा जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और साथ ही साथ फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पे जो प्रेशर लगा रहे होंगे उसके बराबर होगा। इतना तो हमें क्लियर हो गया है। अब मुझे समझने की जरूरत है कि ये प्रेशर क्या है ना, समझने की क्या जरूरत है। खैर हमें पता है प्रेशर क्या होता है, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि प्रेशर क्या होता है ना, सोम वगैरह में भी आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा ही होगा। तो प्रेशर क्या होता है आपका, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया। अब आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट क्यों बोल रहा हूँ, है ना, आपको तो पता था कि हम क्या बोलते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, पर मैं बोल रहा हूं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए, और एरिया में भी आपको मॉडुलस ऑफ एरिया लेना है।
ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एरिया इज योर प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एरिया इज योर प्रेशर। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर हमारा कोई फ्लूइड का पार्टिकल है, मान लीजिए ये फ्लूइड है, मतलब ये प्लेन है और इस पे फोर्स इस तरीके से लग रही है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे प्रेशर निकालना है, और अगर मैंने यहाँ पे फोर्स अपॉन इसका एरिया ए था, अगर मैंने फोर्स अपॉन एरिया ले लिया तो ये गलत हो जाएगा। मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका एफ कॉस थीटा होगा और यहाँ पे आपका एफ साइन थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा आपका, एफ साइन थीटा अपॉन ए, एफ साइन थीटा अपॉन ए, गलत होगा। एफ साइन थीटा कैसे होगा, एफ साइन थीटा कैसे होगा, कॉस होगा ना यहाँ पे। मैंने क्या बोला कि मेरे प्लेन के परपेंडिकुलर पे जो फोर्स लगे, तो मेरा प्लेन तो ये है और प्लेन के परपेंडिकुलर में तो कॉस थीटा लग रहा है, ये तो मेरा शेयर स्ट्रेस हो जाएगा। अगर मैंने एफ को, जैसे आप बीम में देखते होंगे, बीम के ऊपर जब हम इस तरीके से स्ट्रेस लगाते हैं तो वो तो हमारा शेयर स्ट्रेस होता है, लेकिन जब आपके एक्सिस के परपेंडिकुलर जब लगता है फोर्स तो उसको हम क्या बोलते हैं, तब हम उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, एफ कॉस थीटा अपॉन ए, ना कि एफ साइन थीटा अपॉन ए, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, हमेशा हमको क्या लेना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है हमारे एरिया के, वो लेना है। ठीक, अब यहाँ पे एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया, पर मैंने यहाँ पे देखिए आपका मॉडुलस ऑफ एरिया लिया हुआ है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे क्यों मजाक कर रहा हूं, है ना, क्योंकि एरिया क्या, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होता है। पर मैं बोलूंगी नहीं, यहाँ पे एरिया बहुत छोटा हम बात कर रहे हैं, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो आप बोलेंगे कि मैं तो गलत बोल रहा हूँ, है ना, एरिया कैसे वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होती है। पर मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि नहीं, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए ले रहा है। तो ठीक है, हम प्रूफ कर देते हैं कि एरिया जो होगा यहाँ पे, अगर मैं बहुत छोटे एरिया की बात करता हूँ तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो उसका मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि प्रेशर मेरा स्केलर क्वांटिटी है, और अगर मैंने एरिया बस ले लिया तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है एरिया। तो इसलिए मुझे वहां पे मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा एरिया का, तभी मेरा प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी आएगा। अब आप बोल रहे होगे कैसे हो सकता है एरिया स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो आपको पता होगा कि अगर हम जब भी कोई भी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो जीरो आता है। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो जीरो आता है, और जब हम वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो नॉन जीरो आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया का एलिमेंट लिया। ठीक है, ये मेरी एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ पे एरिया का लिया, ये मेरा एरिया का छोटा सा एलिमेंट है। और हमने क्या किया, एक साइड को ए आई कैप ले लिया और एक साइड को ए जे कैप ले लिया। पहले हमने निकाला वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत छोटा एरिया है इसलिए मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ डी ए से, क्योंकि बहुत छोटा एरिया है इसलिए मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ डी ए से। और मैंने निकाला ए आई कैप इंटू ए जे कैप। तो जब मैंने ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और आई इंटू जे क्या होता है, साइन थीटा होता है। आई इंटू जे हमारा हो गया साइन थीटा। ठीक, और यहाँ पे क्योंकि ये परपेंडिकुलर होती है एक्सिस, तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 आपका 1 होता है। ठीक है, साइन 90 आपका 1 होता है, तो आपका स्मॉल एरिया कितना आ गया, आपका स्मॉल एरिया आ गया डी ए स्क्वायर। आपका स्मॉल एरिया कितना आ गया, डी ए स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, स्मॉल एरिया क्या आ गया, डी ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर फिर मैं इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालूंगा तो आई डॉट जे होगा यहाँ पे, ए आई इंटू एज, ए आई डॉट ए जे, और आई डॉट जे क्या होता है, कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस थीटा, और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है जीरो। तो यहाँ पे मुझे स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है क्या, जीरो। तो अब मुझे ये क्लियर हो गया कि जो मेरा स्मॉल एरिया है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए जब भी मैं प्रेशर की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, जब भी मैं प्रेशर की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मुझे, F1 यानी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एरिया, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या लूंगा मैं, मैग्नीट्यूड लूंगा। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया आपका, प्रेशर अपॉन एरिया। इसको अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब अभी तो आपने डेफिनेशन से समझ लिया कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ये मेरा कोई भी एक नॉर्मल एरिया है। ठीक है, नॉर्मल कोई भी एरिया एलिमेंट है, जरूरी नहीं फ्लूइड या कोई भी एरिया है ना, सॉलिड फ्लूइड कुछ भी आप बोल सकते हो। इसके ऊपर मैं कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, तो मान लीजिए मैंने 100 किलो न्यूटन की फोर्स लगाई है ना, बहुत जोर से मैंने 100 किलो न्यूटन की यहाँ पे फोर्स लगाई। तो ये जो 100 किलो न्यूटन की फोर्स है, ये मेरी फोर्स हो गई, और ये पूरे इतने एरिया पे लगा रहा हूं, है ना, इतने पूरे एरिया पे मैं 100 किलो न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं। तो यूनिट एरिया में कितनी फोर्स लगेगी, वही आपका प्रेशर होता है। टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो मुझे यूनिट एरिया में एक एक यूनिट एरिया में जो फोर्स में लग रही है वो पता चल जाएगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया ही आपका क्या होता है, प्रेशर। यानी एक छोटा सा अगर मैं यूनिट एरिया लूं तो उसमें कितनी फोर्स लग रही है,
दैट इज नोन एज योर प्रेशर। पर हमेशा मुझे क्या लेना है, नॉर्मल कंपोनेंट। अगर मैं ऐसी फोर्स ले रहा हूं तो वो नहीं चलेगा, मुझे हमेशा नॉर्मल फोर्स को ही कैलकुलेट करना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक हमारा पॉइंट क्लियर है। तो यहां पे इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं हम, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे ये क्यों लिया। ठीक है, यहां से हमें ये समझ में आ गया कि हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एरिया क्यों लिया। ठीक है, और ऊपर हमने F1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो नॉर्मल कंपोनेंट है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर की। ठीक है, अभी तक तो हमने प्रेशर के बारे में बात कर ली, अब यहां से भी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक तो जो हम वैसे इंट्रोडक्शन की बात करें सेशन में, हम मेनली इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे, पर यहां से थोड़ा सा हमको ज्यादा ध्यान देना है। अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर आपको मैंने बताया क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है आप मुझे बताइए। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं लिख देता हूं पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या लिखता हूं मैं, पास्कल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, 1 पास्कल के बराबर हो जाता है। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, 1 पास्कल के बराबर हो जाता है। ठीक, तो यहां तो मुझे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सिंपल है ना। सोम में भी हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू पास्कल। अब सीजीएस यूनिट की बात करें तो फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन होती है। फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन होती है। तो फोर्स की हमने सीजीएस यूनिट ले ली, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि एरिया की सीजीएस यूनिट में क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और फोर्स की डाइन। ठीक, तो ये हमारी एसआई और सीजीएस यूनिट की बात हो गई, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अगर मैं बात करूं नॉन एसआई यूनिट की, और यही हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि नॉन एसआई यूनिट में लोगों को हो जाता है कंफ्यूजन, और एग्जामिनर भी को भी ये बात पता है। तो वो जो ऑप्शन देता है आपको नॉन एसआई यूनिट के देता है। पहले अगर मैं बात करूं 1 बार, ठीक है, ये वो वाला बार नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये दूसरा बार है। तो 1 बार इक्वल्स टू क्या होगा आपका, 10⁵ पास्कल। 1 बार किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ इंटू 100 पास्कल। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 10⁵ लिख सकते हैं, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 बार इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल। क्योंकि 10⁵ को मैं क्या लिखता हूँ, किलो लिखता हूँ, के। तो ये क्या होता है, 1 बार आपका किसके बराबर होता है, 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर ये नहीं पता होगा तो आपको होगी दिक्कत। तो 1 बार किसके बराबर होता है आपका, 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो किलो पास्कल से नॉन एसआई यूनिट हो गई। अगर मैं बात करूं टॉर के बारे में, किसके बारे में, टॉर के बारे में। तो एक टॉर यानी कि 1 mm ऑफ मरकरी। अब आप बोलेंगे कि भाई मैं प्रेशर को mm में कैसे दिखा रहा हूं, तो जी हाँ, हम प्रेशर को mm में भी दिखा सकते हैं। 1 mm ऑफ मरकरी जितना प्रेशर लगाएगी उतना ही प्रेशर होगा। अगर मैं बोल रहा हूं 76 mm ऑफ मरकरी, यानी 770 सेंटीमीटर अगर आप कहीं पे मरकरी भर दो, तो वो यूनिट एरिया पे जितना प्रेशर लगाएगी उतना ही प्रेशर के बराबर आपका टोटल प्रेशर होगा। तो mm के हिसाब से भी हम प्रेशर को बताते हैं, चाहे वाटर हो चाहे मरकरी। तो एक टॉर में 1 mm प्रेशर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना होता है, 760 mm, यानी कि अभी आपके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो 760 mm, यानी 760 mm ऑफ मरकरी जितना प्रेशर लगाएगी किसी चीज पे, उतना ही एटमॉस्फेयर आप पे प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो बहुत प्रेशर में आप पहले से ही
और एक टॉर में क्या होगा आपका, 1 mm ऑफ Hg होता है ना। तो एक टॉर में अगर 1 mm ऑफ Hg होता है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 760 mm ऑफ Hg होता है, तो एक टॉर में 1/760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, इसको अगर मैं यहां से इसको रिलेट कर दूं, देखिए अगर मैं यहाँ पे मैंने क्या लिया, 1 atm इक्वल्स टू 760 mm ऑफ मरकरी। अगर मैं 1 mm ऑफ मरकरी निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 mm ऑफ Hg जो होगा आपका, वो 1/760 atm प्रेशर के बराबर होगा, है ना, क्योंकि इसको आप इधर ले जाइए तो 1/760 1 mm के बराबर आ गया, और इसी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 1 टॉर इक्वल्स टू 1/760 atm प्रेशर। सिंपल है ना, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, इसके बाद 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 101.3 किलो पास्कल के भी बराबर होता है। ठीक है, तो एक बार किसके बराबर होता है, देखिए इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। 1 बार आपका किसके बराबर होता है, 100 किलो पास्कल के बराबर होता है, और 1 atm किसके बराबर होता है, इसी से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 101.3 किलो पास्कल। और इसको अगर मैं बार में डिवाइड करूंगा तो इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, किलो पास्कल, क्योंकि 1 किलो पास्कल एक बार में 100 किलो पास्कल होते हैं, तो कितना बार हो जाएगा, 1.013 बार। ठीक, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग लगभग एक बार के बराबर ही होता है, इसको ऐसे याद रखिए। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 बार। ठीक है, और 1 बार में कितना होता है, 100 किलो पास्कल। तो इसको हम यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। तो यहाँ पे और अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोल रहा हूं मैं, है ना, एक्यूरेटली इक्वल नहीं बोल रहा हूं। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 बार। ठीक है, एग्जैक्टली कितना होता है, 1.013 बार, जो कि 0.013 भी बहुत हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको याद रखने में आसानी रहेगी, इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा और भी ये चीजें अगर मैं देखना चाहूं तो 1 टॉर किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1 टॉर होता था 1/760 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको आप 1/760 इंटू 101.3 किलो पास्कल भी लिख सकते हो। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 0.133828 किलो पास्कल मिलेगा, जिसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, तो आपको पास्कल में आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने देख ली। सबसे पहले मैंने देखा कि जो मेरा 1 बार होता है वो 100 किलो पास्कल के बराबर होता है, पहली चीज। दूसरा मैंने देखा कि मेरा जो 1 टॉर होता है वो 1 mm ऑफ मरकरी के बराबर होता है। तीसरा मैंने देखा कि 1 mm ऑफ मरकरी मेरा 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा 760 mm ऑफ मरकरी के बराबर होता है। तो 1 टॉर किसके बराबर हो गया, 1/760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। फिर मैंने देखा कि मेरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग लगभग 1 बार के बराबर था। तो 1/760 इंटू 101.3 करूंगा तो मुझे 1 टॉर में कितना किलो पास्कल प्रेशर होता है वो मिल गया। वो मिला मुझे 0.13328 किलो पास्कल। किलो को अलग करने के लिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 133.28 पास्कल होता है आपका 1 टॉर में। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, आपसे पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए हमें याद होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद आता है मेरा लास्ट टाइप की ऐसा यूनिट, जो कि आप अगर फॉरेन जो राइटर्स होते हैं उनकी अगर आप बुक्स पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो उन लोग रखते हैं किसमें, फुट पाउंड सेकंड यूनिट चलती है वहां पे। ठीक है, तो पीएसआई बोलते हैं। पीएसआई क्या होता है आपका, पीएसआई होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। पीएसआई क्या होता है आपका, पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो एक पीएसआई में आपका 6894.76 पास्कल होता है, 6894.76 पास्कल। और अगर हम 1 पास्कल की बात करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0.00145 पीएसआई के बराबर हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपको और यहां से लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आपने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले आपने देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर आपने देखा पास्कल, फिर आपने देखा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर आपने देखा बार, 1 बार इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल, फिर आपने देखा टॉर, फिर आपने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर आपने देखा पीएसआई। तो ये सारे टाइप्स ऑफ यूनिट आपने देखी। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक कंक्लूड करूं कि क्या क्या यूनिट्स ऑफ प्रेशर हमने देखी, तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर में आपकी हो गई, सबसे पहले हमने देखा न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर, देन हमने देखा पास्कल, देन हमने देखा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देन हमने देखा आपका टॉर, देन हमने देखा mm ऑफ Hg, फिर हमने देखा ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमने देखा PSI। मैं क्यों लिख रहा हूँ ये सब, क्योंकि आपसे ये तो आपको याद रहेगा, ये भी याद रहेगा, ये भी याद रहेगा, इनमें आप ये भी याद रहेगा, ये तीन में आप कंफ्यूज होंगे और आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, और आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी भी यूनिट ऑफ प्रेशर ही है। तो ये सारी हमारी क्या होती है, यूनिट ऑफ प्रेशर, और यहाँ से प्रेशर से जो यूनिट है वो हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में। टाइप्स ऑफ प्रेशर समझने के पहले हमें एक चीज और क्लियर होना चाहिए कि प्रेशर होता क्या है ना। ये तो आपने समझ लिया कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन एक्चुअल में प्रेशर हमारे अर्थ में एग्जिस्ट कैसे करता है, ये चीज हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारा जो अर्थ है, हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ प्रेशर है जो हम पे कंटिन्यूअसली एक्सर्ट होता रहता है, और उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता कौन, कोई ना कोई तो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं है और अपने आप प्रेशर लग रहा है ना कुछ तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो क्या चीज हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर, ठीक है, क्या चीज हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। अगर आप बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रही है। क्या होता है कि अगर कोई भी सरफेस है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गैसेस होती हैं, ठीक है, जैसे हमारा अर्थ है, इसके अंदर कुछ ना कुछ गैसेस प्रेजेंट है, और ये गैसेस जब क्योंकि इन गैसेस के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये कंटिन्यूअसली मोशन में होती है। ठीक, और कंटिन्यूअसली मोशन में होने के कारण ये कहीं ना किसी सरफेस से टकराएंगी, तो कुछ ना कुछ गैस आके अभी हमसे टकरा रही होंगी। और जब कोई भी चीज कहीं से टकराती है तो चेंज इन मोमेंटम होता है। अगर कोई भी चीज आके कहीं पे टकराएगी तो मोमेंटम में चेंज आएगा, और इस चेंज इन मोमेंटम की वजह से फोर्स जनरेट हो जाती है। और यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे जब आपके गैसेस आके हमसे सरफेस से टकराई, उनके मोमेंटम में चेंज आया, तो उसने कुछ फोर्स एक्सर्ट की, एंड दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज योर प्रेशर। तो जब भी किसी भी सरफेस पे कोई गैसेस अवेलेबल हैं या कुछ गैसेस हैं, और जब वो सरफेस के साथ भिड़ती हैं और वहां की वजह से जो फोर्स को जनरेट करती हैं, दैट इज नोन एज योर प्रेशर। अब बात आती है कि आपकी गैस जो है वो इस सरफेस में क्यों बनी हुई है, वो इसको छोड़ के बाहर क्यों नहीं चली जाती। तो जब तक इन गैसेस की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा नहीं होगी, तब तक वो इस प्लैनेट को छोड़कर नहीं जा सकती। अगर इन गैसेस की वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो गई, तभी इस प्लैनेट को वो छोड़कर जा पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं स्पेस की बात करूं, तो वहां पे कोई भी प्रेशर नहीं होता है। स्पेस में कोई भी प्रेशर नहीं होता है। दैट्स वाई वहां को हम क्या बोलते हैं, वहां के प्रेशर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। और उस जीरो जो प्रेशर हमारे स्पेस में होगा, जहां पे कोई भी गैस नहीं, जरूरी नहीं स्पेस में, अगर ऐसी कोई भी जगह है जहां पे कोई भी गैस नहीं है, मतलब कंप्लीटली वहां से गैस को हमने निकाल दिया है, वैक्यूम कंडीशन है, उस कंडीशन में जो प्रेशर होता है यानी कि वो एब्सोल्यूट जीरो होता है, और उसी को हम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर बोलते हैं। उस एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को रेफरेंस लेकर अगर आप कोई भी प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज योर एब्सोल्यूट प्रेशर। खैर, वो अभी बात की बात है, वो हम समझेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। पर अभी आपके दिमाग में एक चीज बस ये क्लियर होनी चाहिए कि अगर किसी भी जगह पे कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो एब्सोल्यूट जीरो होगा, यानी वहां पे कुछ भी प्रेशर नहीं होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर बोलेंगे। इतना क्लियर है? तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे हमारा टाइप्स ऑफ प्रेशर। आगे हम क्या देखेंगे, हमारा टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो आपका अगर मैं टाइप्स ऑफ प्रेशर की बात करूं, तो टाइप्स ऑफ प्रेशर हमारे कितने होते हैं, बेसिकली चार तरीके के प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा होगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, और तीसरा होगा आपका गेज एंड वैक्यूम प्रेशर। एटमॉस्फेरिक, एब्सोल्यूट, गेज एंड वैक्यूम, ये तीन तरीके के प्रेशर, मतलब चार तरीके हो गए। पर गेज और वैक्यूम लगभग एक जैसे ही प्रेशर है, ऊपर नीचे थोड़े से होते हैं, बाकी सेम ही होते हैं लगभग। एटमॉस्फेरिक और एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज और वैक्यूम प्रेशर, ये तीन टाइप के प्रेशर, मेजरली चार टाइप के प्रेशर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एब्सोल्यूट प्रेशर का थोड़ा थोड़ा सा रेफरेंस तो बताने की कोशिश की है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, और गेज प्रेशर क्या है। पहले हमको समझना होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो प्रेशर विच इज मेजर्ड अबाउट विथ रेफरेंस टू कंप्लीट वैक्यूम प्रेशर, जब हम बिल्कुल जीरो से प्रेशर को मेजर करते हैं, उस प्रेशर को हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर एट गिवन पॉइंट। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो से,
ठीक है, हमारा रेफरेंस क्या होगा, बिल्कुल जीरो। अगर किसी भी प्रेशर, मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर ए है, यहाँ पे इसको मैं मेजर कर रहा हूं और ये मेरा जीरो प्रेशर है, यहां से जो भी इस प्रेशर होगा एब्सोल्यूट जीरो से, इसको मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो मेरे पहले से एटमॉस्फेयर में लग रहा है। एटमॉस्फेरिक एयर एक्सर्ट नॉर्मल प्रेशर अपॉन ऑल सरफेस। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सरफेस के अंदर एयर एंट्रैप्स होती हैं और वो जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती हैं उसमें प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो वो प्रेशर जो एयर एक्सर्ट कर रही है उसको मैं क्या बोलता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो हम ये मीन सी लेवल पे देखते हैं। मीन सी लेवल पर एयर जो प्रेशर को एक्सर्ट करती है वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मीन सी लेवल पे आपका जो एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है दैट इज योर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो मीन सी लेवल पे जो प्रेशर होगा उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं और वो आपका होता है 101.3 किलो पास्कल, या जिसको आप बोल सकते हैं 1.013 बार। तो इस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब ये 101.3 किलो पास्कल रिस्पेक्ट कहां से लिया हमने, हमारा ये जो रिस्पेक्ट है, जो हमने ये लाइन देखी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वो हमने रेफरेंस लिया हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर से। तो ये हमारा हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और रेफरेंस हमने कहां से लिया इसको, एब्सोल्यूट जीरो से। तो एब्सोल्यूट जीरो से जब मैं 101.3 किलो पास्कल चल जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट जीरो से जब मैं 101.3 किलो पास्कल बढ़ा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लेकर अगर मैं प्रेशर को मेजर कर रहा हूं, आप हवा भरवाने जाते हैं, है ना, हवा भरवाने जाते हैं तो वो जो पीएसआई में हवा भरती है ना, आगे वाले चक्के में 35, पीछे वाले चक्के में 35, अगर आपकी मोटरसाइकिल है तो उसमें भी हम 30-30 रखते हैं। तो वो पीएसआई में जो हम मेजर करते हैं, है ना, तो पीएसआई में जब हम मेजर करते हैं तो वो आपका क्या आता है, प्रेशर होता है। वो कहां से हम मेजर करते हैं, एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में मेजर करते हैं, तो उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं, है ना। जब भी आप वहां जाते होंगे तो आपको दिखता होगा गेज प्रेशर लिखा रहता है वहां पे। तो गेज प्रेशर इसलिए लिखा रहता है क्योंकि वो 35 पीएसआई, 40 पीएसआई या 30 पीएसआई जो भी आपके डलवा रहे हैं हवा, वो विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर है, विथ रेफरेंस टू जीरो नहीं है, वो एटमॉस्फेयर से 40 पीएसआई ज्यादा है वो। तो जब मैं रेफरेंस क्या लेता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस ले लेता हूं, जो मेरा 101.3 किलो पास्कल है, इसको रेफरेंस लेकर इसके ऊपर अगर प्रेशर मेजर करता हूं तो वो मेरा हो जाता है पी गेज, और अगर इसके नीचे मेजर करता हूं तो उसको मैं बोल देता हूं पी वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम प्रेशर। तो ये आपको यहां से क्लियरिटी होनी चाहिए कि एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज या वैक्यूम प्रेशर क्या है। क्लियर है आपको कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर क्या है और वैक्यूम प्रेशर क्या है। एब्सोल्यूट प्रेशर आपका बिल्कुल जब वैक्यूम यानी कि बिल्कुल जीरो, जहां पे कोई भी गैस नहीं है, वहां से जब हम प्रेशर को मेजर करना शुरू करें तो वो आपका जो भी प्रेशर आएगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। कोई एक पर्टिकुलर रेफरेंस है हमारे पास, यानी कि अगर आपने जीरो से 101.3 किलो पास्कल आपने मेजर किया तो आप आ गए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर आप ऊपर मेजर करेंगे तो दैट इज योर गेज प्रेशर। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर आप नीचे मेजर करेंगे तो दैट इज योर वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो atmospheric air exert normal pressure upon all surface which will in contact with it is called atmospheric pressure measured by barometer। एब्सोल्यूट प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर विच इज मेजर्ड अबाउट विथ रेफरेंस टू कंप्लीट वैक्यूम। जो प्रेशर हम बिल्कुल कंप्लीट वैक्यूम के रेफरेंस में मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल प्रेशर, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या प्रेशर पड़ रहा है उस पॉइंट पे वो हम बता सकते हैं विथ रेफरेंस टू जीरो। और लास्ट आता है आपका गेज प्रेशर। तो जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लेकर किसी प्रेशर को मेजर करते हैं तो उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम प्रेशर इज प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर देखिए यहां पे मैंने पूरा आपको रेफरेंस बनाकर दिखाया हुआ है, ये आपका एब्सोल्यूट जीरो है। ठीक है, इसके ऊपर जो आपका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक, तो गेज प्रेशर इज मेजर्ड विद हेल्प ऑफ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज डेटा। तो गेज प्रेशर आप किससे मेजर करते हो, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो, जिसमें आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आपका रेफरेंस होता है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी उसमें जीरो मान के हम मेजर करते हैं। तो जब भी आप गेज प्रेशर मेजर कर रहे होगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानेंगे, यानी कि अगर जो एटमॉस्फेयर पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको हम जीरो ले लेंगे, उसके ऊपर जो प्रेशर आएगा उसको प्लस कर लेंगे। लेकिन अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर के ऊपर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो अगर एब्सोल्यूट प्रेशर को आप रेफरेंस लेके कोई भी चीज को मेजर करोगे तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर ही होगा, फिर गेज प्रेशर वैक्यूम प्रेशर की कहानी नहीं होगी। अगर आपने एब्सोल्यूट जीरो से कोई प्रेशर को मेजर किया तो वो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर ही होगा, चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हो चाहे नीचे हो, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लेके कोई प्रेशर को मेजर किया तो वो गेज या वैक्यूम प्रेशर होगा। देखिए
ये आपका एब्सोल्यूट जीरो है, यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट जीरो है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रेशर अभी नहीं है। यहां से आप जब 101.3 ऊपर गए तो आपको क्या मिला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली ब्लू लाइन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली, ये कौन सी लाइन है, ब्लू लाइन, ठीक है। अब मुझे ये ए पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, ठीक। तो ए पॉइंट पे मैं दो प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं, एक तो एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं, और या तो गेज या वैक्यूम, वो डिपेंड करेगा कि ऊपर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो गेज प्रेशर, नीचे है तो वैक्यूम प्रेशर। तो अब मुझे दिख रहा है कि ऊपर है, ठीक। तो अगर मैं रेफरेंस, मैंने देखिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिया है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, गेज प्रेशर बोल रहा हूं। जब मैंने रेफरेंस किसको लिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिया है, तो मैं इसको गेज प्रेशर बोल रहा हूं। जब मैंने रेफरेंस इसका क्या लिया हुआ है, एब्सोल्यूट जीरो लिया हुआ है, तो इसको मैं एब्सोल्यूट प्रेशर बोल रहा हूं। तो ये हो गई मेरा अगर पॉइंट ऊपर है। इसी तरीके से मेरा पॉइंट नीचे भी हो सकता है। अगर मेरा पॉइंट नीचे है बी पॉइंट, और अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो से मेजर कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोल दे रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दे रहा हूं। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर बोल दे रहा हूं। और अगर मैं रेफरेंस यहां पे लेके इसको मेजर कर रहा हूं, तो इसको मैं वैक्यूम प्रेशर बोल दे रहा हूं। तो मुझे अगर यहां से एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना हो, तो एब्सोल्यूट प्रेशर अगर पॉइंट ऊपर है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो वो क्या हो गया, पी एटमॉस्फेरिक। पी एटमॉस्फेरिक यानी यहां से यहां तक आया, पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज, और फिर यहां से यहां गया, तो मुझे क्या मिल गया, एब्सोल्यूट प्रेशर मिल गया। और अगर मुझे क्या निकालना है, वैक्यूम प्रेशर के केस में एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, तो मैं क्या गया, पहले यहां से यहां गया, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां से यहां गया, और उससे फिर इतना मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया। तो ये मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला मिल गया। तो मुझे दो फॉर्मूले मिले एब्सोल्यूट प्रेशर के। अगर गेज प्रेशर होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, पी प्लस जी, ठीक है, मतलब ए प्लस जी। और अगर आपका वैक्यूम प्रेशर होता है तो आपको माइनस करना है। तो कैसे याद रखेंगे, देखो ट्रिक से अपन इसको याद रखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। हमेशा आप एब्सोल्यूट प्रेशर के टर्म्स में ही प्रेशर को याद रखो, फिर इधर उधर कर लेना कुछ और अगर पूछा हो तो। अभी आपको किसके रिस्पेक्ट में याद रखना है, एब्सोल्यूट प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो एब्सोल्यूट प्रेशर में आपको प्लस इक्वल्स टू क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही होगा, आगे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा ही आएगा। अगर गेज प्रेशर है ना, जी जो होता है वो वी से बड़ा होता है तो पॉजिटिव है ना, जी जो है वो बड़ा है, या जी को आप गुड से याद रखिए, गुड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब आप गेज प्रेशर को प्लस कर दोगे तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। फिर आपका वैक्यूम, ठीक है, तो वो छोटा है जी से, तो यानी नेगेटिव होगा। तो अगर आप एब्सोल्यूट प्रेशर में वैक्यूम प्रेशर को माइनस कर दोगे तो भी आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। वैक्यूम प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे होता है और गेज प्रेशर ऊपर होता है, बस इतना सा आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे, पी एब्सोल्यूट इक्वल्स टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज, या पी एब्सोल्यूट इक्वल्स टू पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको याद रखना है आपके प्रेशर के रिस्पेक्ट में जब भी हम बात करते हैं। यहां तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, सम अप करूं सेशन को, तो एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर आ रहा है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, या आप बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। यहां से मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। एब्सोल्यूट प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। इस पॉइंट पे आप पहुंच रहे हैं ना, ए पॉइंट पे पहुंच रहे हो और एक में बी पॉइंट पे, ये आपका बी पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। नॉर्मल मैथ है और ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर वैक्यूम प्रेशर निकालना है तो इसको इधर उधर कर दो, है ना, ये दो फॉर्मूले बस याद रखो आप, इससे सारे निकल जाएंगे। अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है तो इसको इधर कर दो, वैक्यूम निकालना है तो इसको इधर करके इसको इधर कर दो, तो वो सारे आप निकाल जाओगे। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट प्रेशर एट सी लेवल, जो आपका सी लेवल पे एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम उसको बोल सकते हैं। सी लेवल पे जो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है 101.3 किलो पास्कल, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन अगर अपन सॉल्व करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। सबसे पहले आपको दिया हुआ है द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mm ऑफ मरकरी। तो जो आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है वो 762 mm ऑफ मरकरी के बराबर दिया हुआ है। इट इज अ स्पेसिफिक लोकेशन, द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 700 mm ऑफ मरकरी एट द प्लेस। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हमको क्या होगा कि एक तो आपको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है और एक आपको लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो आपके मीन सी लेवल पे प्रेशर है, वो आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि अभी मरकरी के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, तो हमें अभी जो मरकरी के ऊपर प्रेशर लग रहा है ना उससे मतलब है। स्टैंडर्ड जो प्रेशर है हमें उससे मतलब नहीं है। तो अभी मरकरी पे कितना प्रेशर लग रहा है, अभी मरकरी पे 762 mm ऑफ प्रेशर लग रहा है। तो ये जो हमारा 762 mm ऑफ प्रेशर है यही हमारा क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारा क्या हो गया, P80। कितना है ये 760 mm 22 mm। तो किसके रेफरेंस में ये 762,
ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर के रेफरेंस में है 760। ठीक है, ये अगर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है तो यहां से ये 762 mm है। ठीक है, ये आपका कितना है 760 mm, सॉरी 760 नहीं 700 mm। ये आपका कितना होगा 700 mm। ठीक, अगर इसके बात करें लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका 700 है, और इसके बाद आपको वैक्यूम प्रेशर दिया हुआ, तो वैक्यूम प्रेशर आपका नीचे होगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे आपका क्या होगा, वैक्यूम प्रेशर। तो यहां पे मान लीजिए आपको ये वैक्यूम प्रेशर दिया हुआ है, तो ये पी वैक्यूम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पी वैक्यूम आपको दिया होगा यहां से, पी वैक्यूम जो होगा वो ऊपर से आपको दिया होगा। यहां से आपको पी वैक्यूम दिया है कितना 380 mm। आपको निकालना है एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी कि आपको इस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। ये जो पॉइंट है आपका ए, इसको आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। दैट मींस आपको ये इतना आप कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आप खुद बताइए क्या होगा, ये टोटल 700 है, उसमें से 380 माइनस कर देंगे, तो 700 माइनस 380 इक्वल्स टू 320 mm ऑफ एच डी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 320 mm ऑफ एच डी। क्लियर था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको दो दिए थे, एक तो आपको स्टैंडर्ड दिया था, हमको मतलब नहीं स्टैंडर्ड से, क्योंकि अभी तो हमको भाई स्टैंडर्ड जो भी लग रहा हो, अभी जो मरकरी पे प्रेशर लग रहा है वही तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, जो एयर उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो वो 700 कर रही थी। वैक्यूम प्रेशर हमको दिया था 380, यानी कि वो कम था, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा कम होता है वैक्यूम प्रेशर। और उसके बाद हमको एब्सोल्यूट प्रेशर पहुंचना था, तो यहां से यहां तक आए हम, है ना, तो यहां से हमको अगर यहां तक पहुंचना है तो टोटल ये अगर 700 है, उसमें से 380 में माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पे 320 mm। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द एब्सोल्यूट प्रेशर। पी एब्सोल्यूट हमको कैलकुलेट करना है। पी एब्सोल्यूट क्या होता है आपका, पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज, पी एब्सोल्यूट इक्वल्स टू, पी एटमॉस्फेरिक आपको दिया है 5 बार, पी एटमॉस्फेरिक 5 बार थोड़ी दिया है, पी एटमॉस्फेरिक आपको दिया है 1.01 बार, और प्लस आपको पी गेज दिया हुआ है 5 बार। इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो वो क्या बच जाएगा आपका 6.01 बार। 6.01 बार आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोनों क्लियर है। चलिए तो एक बार हम जल्दी से चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं थोड़ा, और आज का यहाँ सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे पास्कल लॉ के बारे में। ठीक है, तो हमने काफी सारी चीजें कवर की, काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की है इस सेशन में, और बेस हमने एक बार बनाने की कोशिश कर ली है। अब अगले सेशन में हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको करना शुरू करेंगे। तो शुरुआत की थी हमने फ्लूइड स्टैटिक्स से। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है आपका, जब भी हम स्टडी करते हैं किसी भी फ्लूइड की रेस्ट कंडीशन, जब उसके फ्लूइड के जो पार्टिकल है वो ना तो एक्स डायरेक्शन, ना ही वाई डायरेक्शन, ना ही जेड डायरेक्शन के साथ चेंज हो रहे हो, यानी फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो हर डायरेक्शन में जीरो हो, तो इस कंडीशन को मैं बोलता हूँ फ्लूइड स्टैटिक्स। और या तो मेरा फ्लूइड किस में हो, रिजिड बॉडी मोशन में हो। रिजिड बॉडी मोशन का मतलब होता है कि उसकी जो वेलोसिटी है चेंज नहीं, मतलब एक ही वेलोसिटी से सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं। बेसिकली जब ये कंटेनर मूव कर रहा होता है ना, तो फ्लूइड पार्टिकल थोड़ी ना मूव कर रहे हैं, वो कंटेनर मूव कर रहा होता है ना। तो कंटेनर की वेलोसिटी v होती है, जिसकी वजह से फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी भी v बन जाती है। पर सारे फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी v होती है, तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूं तो वो जीरो होता है। तो इस कंडीशन को मैं फ्लूइड स्टैटिक्स बोलता हूं। ठीक है, अब फ्लूइड स्टैटिक्स में मैंने देखा कि मेरी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में मैंने देखा कि मेरी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स, एक बार इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं।
ठीक है। तो ना तो मेरी वेलोसिटी एक्स वाई जेड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं आ रही, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट्स भी जो होंगे इस डायरेक्शन के अलॉन्ग, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन। तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो दैट मींस वो क्या होगा? जीरो होगा। और अगर मैं इसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में फॉलो कर पुट करूंगा, ये क्या है? मेरी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। तो मुझे शेयर स्ट्रेस मिल जाएगा, और मुझे शेयर स्ट्रेस भी क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। शेयर स्ट्रेस भी मुझे क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। दैट मींस कोई भी शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है जब फ्लूइड स्टैटिक की हम बात करते हैं। नॉर्मली नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है, और इसी को मैं प्रेशर बोलता हूँ। ठीक है, उसी को मैं क्या बोल देता हूँ? प्रेशर बोल देता हूँ। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक, इसी को मैं क्या बोलता हूँ? प्रेशर। तो टोटल प्रेशर जो एक्ट करेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर का मिला के होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर को मिलाकर होगा। प्रेशर को मैंने बात की नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एरिया। नॉर्मल कंपोनेंट इसलिए बोला क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है उसको लेना होता है। मॉडुलस ऑफ एरिया मैंने इसलिए बोला क्योंकि एरिया मेरी वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्मॉल एरिया, तो मुझे उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। उसके अलावा मैंने देखी यूनिट्स। तो सबसे पहली यूनिट मैंने देखी किसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको मैं पास्कल भी बोलता हूँ। सेकंड यूनिट मैंने देखी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड यूनिट मैंने देखी कि वन बार इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल। चौथा मैंने देखा टॉर, वन टॉर इक्वल्स टू 1 mm ऑफ मरकरी, या 1/760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 1.013 ऑफ बार, या 103.1 किलो पास्कल। या फिर आपका एक टॉर किसके बराबर होता है? 0.13328 किलो पास्कल के बराबर, या 133.28 पास्कल के बराबर। ठीक है। बाकी हमने पीएसआई में देखा फुट पाउंड सेकंड। नेक्स्ट हमने बात की आपकी टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में। तो टोटल आपके 3 प्रेशर हमने देखे। एक होता है आपका एटमॉस्फेरिक, जो कि एटमॉस्फेयर किसी चीज पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। एटमॉस्फेयर की गैस जैसी चीज पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि हम बिल्कुल वैक्यूम, यानी कि जहां पे कोई गैस नहीं है, अगर उसको रेफरेंस लेकर प्रेशर को मेजर करें तो वो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। और गेज प्रेशर आपका वो प्रेशर होता है, गेज प्रेशर आपका वो प्रेशर होता है जो कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लेकर मेजर करें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप मेजर करते हो बैरोमीटर से, और गेज प्रेशर भी के लिए भी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, मैनोमीटर वगैरह हम यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैनोमीटर से, गेज प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से, गेज प्रेशर आप मैनोमीटर से यूज कर सकते हो। और यहाँ पे हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला बना लिया। फॉर्मूला क्या निकल कर आया हमारे लिए? जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या निकल कर आया? पी एब्सोल्यूट इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर। तो ये हमारा फॉर्मूला था। और जो भी मीन सी लेवल पे आपका प्रेशर एक्सर्ट होता है, एयर के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। फिर कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, अगले सेशन में हम बात करेंगे आगे की चीजों के बारे में, और अच्छे से पास्कल लॉ वगैरह समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम, अगर पॉसिबल होगा तो और भी अलग अलग जो लॉ हैं, जैसे हाइड्रोस्टैटिक लॉ हो गई, ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ हो गई, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो इस सेशन के लिए इतने ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।